हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, रिवीजन करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। आज देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था। पिछले वीडियो में हमने पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास देखा था। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, आपको पता भी होगा कि अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। ये दोस्तों सभी को पता है कि अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। मगर अनुच्छेद ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको याद होना चाहिए कि अनुच्छेद 246 के माध्यम से, याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये। अनुच्छेद 246 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को सौंपा गया। दोस्तों, ये क्वेश्चन बनेगा, देखना आप। ये आर्टिकल 40 दोस्तों जग जाहिर है और सबसे पुराना है दोस्तों, कई बार आया। ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, मगर ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। 246 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को सौंपा गया। आर्टिकल 246 दोस्तों याद रखना दोस्तों। ठीक है, ठीक है। पंचायतों का उल्लेख किसमें है तो अनुच्छेद 40 में है। और पंचायतों से संबंधित राज्य विधानमंडल कानून किस आर्टिकल के तहत बनाता है तो 246 के तहत, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, भारत में पंचायतों का पुनर्गठन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार ने देश में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित किया था। दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कि देश में सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम 1947 उत्तर प्रदेश ने पारित किया था। याद रखना दोस्तों, ठीक है, याद रखना कि पंचायती राज अधिनियम कौन सा है, 1947 है। और दोस्तों, इसको विधानसभा ने कब पारित किया ये भी याद रखना, विधानसभा से दोस्तों। ये 5 जून 1947 को, कब दोस्तों, याद रखना दोस्तों, 5 जून 1947, याद रख लो दोस्तों। और देखिए, विधान परिषद से 16 सितंबर 1947, ये याद रखना दोस्तों, विधान परिषद से। ठीक है दोस्तों, विधान परिषद से 16 सितंबर 1947। विधान परिषद से अगर पूछा जाए तो 16 सितंबर 1947। वही विधानसभा से अगर आपसे पूछा जाए तो 5 जून 1947। भारत के गवर्नर जनरल ने 7 दिसंबर 1947 को, कौन से गवर्नर जनरल ने, भारत के गवर्नर जनरल ने 7 दिसंबर 1947 को स्वीकृति प्रदान की। ठीक है दोस्तों, तो यानी गवर्नर जनरल से स्वीकृति कब मिली थी, 7 दिसंबर को। ये भी याद रखना दोस्तों, गवर्नर जनरल से स्वीकृति कब मिली, 7 दिसंबर से। अब वर्तमान में पंचायती राज अधिनियम का स्वरूप संविधान के 73वें संशोधन 1993 पर आधारित है। दोस्तों, जब हम आपको 1973वां संविधान संशोधन पढ़ाएंगे, उसमें दोस्तों आपको सब बताएंगे, लोकसभा ने कब पारित किया, राज्यसभा ने कब पारित किया, राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे। आपको यहाँ से कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित किया, जो कि विधानसभा में 5 जून 1947 को। ठीक है, याद रखना। विधान परिषद में 16 सितंबर 1947 को, गवर्नर जनरल ने 7 दिसंबर 1947 को। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखने पॉइंट्स। आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों, भारत के विभिन्न राज्यों में पंचायत राज के स्तर एवं संबंधित संस्थाएं। तो दोस्तों, आपको ना कुछ हम पॉइंट्स बताएंगे, इसमें ना आपको सारा कुछ याद नहीं करना है, बस आपको कुछ हाईलाइटेड पॉइंट आपको देखने हैं, बस इन्हीं को ध्यान रखना है। तो आपको मिलाने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप एक नज़र यहाँ पर भी देखिए। तो मध्यवर्ती स्तर को किस राज्य में क्या कहते हैं, ये दोस्तों ना यहाँ से क्वेश्चन आपको गारंटीड देखने को मिलेगा परीक्षा में। देखना दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि क्षेत्र पंचायत कहाँ बोला जाता है, तो आपको याद रखना, अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में। कहाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। क्षेत्र पंचायत के नाम से दोस्तों उत्तर प्रदेश में, जैसे ग्राम पंचायत होती है, क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत। ठीक है दोस्तों, अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि जनपद पंचायत कहाँ कहते हैं दोस्तों, क्या आपसे पूछा जाएगा जनपद पंचायत बताइए, जनपद पंचायत, तो जनपद पंचायत दोस्तों मध्य प्रदेश में कहते हैं। याद रखना दोस्तों, कहाँ, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत के नाम से जाना जाता है। वहीं दोस्तों, तालुका परिषद कहाँ बोला जाता है, तो तालुका परिषद आपको याद रखना गुजरात में। कहाँ दोस्तों, गुजरात में। तो आंचलिक परिषद कहाँ बोला जाता है, आंचलिक परिषद बोला जाता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। कहाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में, याद रखना। और प्रखंड परिषद कहाँ बोला जाता है, दोस्तों ये याद रखना दोस्तों, प्रखंड परिषद बोला जाता है केरल में। कहाँ, केरल में, प्रखंड परिषद केरल में। और देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कि असम में, तो असम में आपको ये दोनों याद रखना, ग्राम को भी याद रखना और क्षेत्र को भी याद रखना। तो ग्राम की अगर बात की जाए दोस्तों, वहाँ कहते हैं गोहन। क्या दोस्तों कहते हैं, गोहन। ग्राम को दोस्तों कहते हैं गोहन पंचायत। क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्षेत्र को कहते हैं आंचलिक पंचायत। क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों आंचलिक पंचायत। ठीक है दोस्तों, याद रखना, क्षेत्र को कहते हैं आंचलिक पंचायत और ग्राम को कहते हैं गोहन पंचायत। ये दोस्तों असम में कहते हैं। एक बार फिर देखिए कि क्षेत्र पंचायत
उत्तर प्रदेश में, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश में, जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में, तालुका परिषद गुजरात में, तालुका परिषद गुजरात में, आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल में, प्रखंड परिषद केरल में, प्रखंड परिषद केरल में। और देखिए दोस्तों, असम में ग्राम को गोहन पंचायत कहते हैं, क्षेत्र को दोस्तों आंचलिक पंचायत कहते हैं, क्षेत्र को कहते हैं आंचलिक पंचायत कहते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, कर्नाटक में दोस्तों क्या कहते हैं, कर्नाटक में दोस्तों तालुका पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कर्नाटक में तालुका पंचायत कहते हैं, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय है, ठीक है। कहते हैं दोस्तों ग्राम पंचायत, फिर अंचल पंचायत, फिर आंचलिक परिषद, फिर जिला परिषद। ये दोस्तों 4 स्तरीय कहाँ देखने को मिलती है, ये दोस्तों है पश्चिम बंगाल में। कहाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद, ठीक। और देखिए दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं कि जनजातीय परिषद कहाँ है, मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, बताइए इसमें से किसमें जनजातीय परिषद नहीं है। अगर इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो दोस्तों हटा देना, यानी कि मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में दोस्तों कहाँ है, यहाँ पे दोस्तों जनजातीय परिषद है। क्या है दोस्तों, जनजातीय परिषद है। ये दोस्तों आपको याद रखने हैं, ठीक। एक बार फिर देखिए, कर्नाटक में तालुका पंचायत, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय ग्राम पंचायत, आंचल पंचायत, आंचलिक परिषद, जिला परिषद, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में जनजातीय परिषद। याद हु ग्रे के अनुसार दोस्तों क्या कहना है, इनका ये कहना है कि जनवरी 1957 दोस्तों, जनवरी 1957 तक भारत के प्रत्येक राज्य में पंचायती राज अधिनियम पारित हो गए थे। तो दोस्तों याद रखना, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भारत के प्रत्येक राज्य में पंचायती राज अधिनियम पारित हो गए थे। ये दोस्तों हु ग्रे का कहना है, ठीक है, 1957 तक। और दोस्तों क्या कहते हैं, और सितंबर 1957 तक भारत के 73% गांवों में, भारत के 73% गांवों में पंचायतों की स्थापना हो चुकी थी। इन्हें सफाई संबंधी कानून बनाने, ठीक है, सड़कों तथा पीने के पानी की व्यवस्था करने का अधिकार प्राप्त था। तो दोस्तों किसके अनुसार है, ये दोस्तों है हु ग्रे के अनुसार। याद रखना दोस्तों, हु ग्रे के अनुसार। आपसे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कि जनवरी 1957 तक भारत के प्रत्येक राज्य में पंचायती राज अधिनियम पारित हो गए थे और सितंबर 1957 तक भारत के 73% गाँव में पंचायतों की स्थापना हो चुकी थी, जिन्हें सफाई संबंधी कानून बनाने, सड़कों तथा पीने के पानी की व्यवस्था करने का अधिकार प्राप्त था। ये किसके अनुसार है दोस्तों, ये है दोस्तों हु ग्रे के अनुसार। अब आपको ना दोस्तों समितियां, और दोस्तों समितियां आपको दोस्तों 2-4 याद ही समितियां होंगी, मगर आपको दोस्तों कम से कम 20 प्लस समितियां बताऊंगा दोस्तों। कितनी, 20 प्लस समितियां बताऊंगा। और 20 प्लस जो समितियां होंगी ना दोस्तों, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। आप देखना दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति, तो नो डाउट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एक ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वो सब करेंगे, ऐसी बात नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो सब करेंगे। मगर मैं आपको ना जो 20 प्लस समितियां अलग से कराऊंगा ना दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट समितियां हैं, वहां से क्वेश्चन बनने की एकदम प्रबल संभावना है दोस्तों। वो आपको देखने दोस्तों, वो मैंने लास्ट में रखे हैं, आप एक बार उनको जरूर देखिएगा, ठीक है। पहले जो 5-6 समितियां हैं ना, इनको पहले लपेटते हैं ना दोस्तों, इनको खत्म करते हैं ना। देखिए दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति कौन दोस्तों है, ये दोस्तों है बलवंत राय मेहता समिति। क्या कहती है बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति कहती है कि ग्रामीण विकास को गति देने के लिए जनवरी 1957 में, कब दोस्तों, जनवरी 1957 में भारत सरकार ने, किस सरकार ने दोस्तों, भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, याद रखना दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया था, 1952। राष्ट्रीय विस्तार सेवा, कौन सी सेवा दोस्तों, बात हो रही दोस्तों राष्ट्रीय विस्तार सेवा की। ये दोस्तों आए, ये दोस्तों थी 1953, दोस्तों याद रखना, राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता जी थे। कौन थे, बलवंत राय मेहता जी थे। नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। कब दोस्तों इनकी रिपोर्ट आई थी, नवंबर 1957 को इनकी रिपोर्ट आई थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। इन्होंने क्या सिफारिश की थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए दोस्तों। ये बलवंत राय मेहता जी की सिफारिश थी। तो सबसे पहले ये भी याद रखना कि बलवंत राय मेहता समिति जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 इनकी जांच के लिए आई थी, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इनकी सिफारिशें क्या थी, आपको उनकी सिफारिशें याद रखनी है और सिफारिशें क्वेश्चन बनेगी दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं, इनकी सिफारिशें थे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना हो। कितने दोस्तों इन्होंने सिफारिश की थी कि 3 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना हो। आप इनका कहना था कि गांव स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए दोस्तों, यानी कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए। और जिला स्तर पर दोस्तों जिला परिषद होनी चाहिए, जिला स्तर पर दोस्तों जिला परिषद होनी चाहिए। ये दोस्तों ये है बलवंत राय मेहता जी की पहली सिफारिश। और देखिए दोस्तों, इनकी सिफारिशें बहुत हैं, सिफारिशें, मगर आपको दोस्तों को सिफारिशें देखनी है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सिफारिश क्या है इनकी,
ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए। इनका कहने का मतलब है जो ग्राम पंचायत की स्थापना होती है वो प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए। कैसे? तो डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जबकि जबकि दोस्तों जो पंचायत समिति है और जिला परिषद है उसका गठन दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होना चाहिए। तो ये बलवंत राय मेहता जी का कहना है दोस्तों, याद रखना, ठीक है, कि ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए। वहीं पंचायत समिति और जिला परिषद का जो दोस्तों गठन है दोस्तों वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्यों द्वारा होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, सभी योजना और विकास के कार्य जो है दोस्तों इन निकायों को सौंप देना चाहिए। कौन निकाय दोस्तों? जो ग्राम पंचायत, जो पंचायत समिति और जिला परिषद की बात की रहा है, इनको सौंप देना चाहिए, ठीक है। इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए, इनको पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि ये अपने कार्य और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सके। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या है इनका कहना, पंचायत समिति की कार्यकारी निकाय, पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी निकाय। याद याद रखना दोस्तों, ये दोस्तों यही क्वेश्चन बनेगा आपसे, याद रखना। ये क्या है कि पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय, देखिए दोस्तों पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय, ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये पॉइंट है आपके लिए। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय और जिला परिषद को सलाहकारी निकाय और संवहनकारी निकाय और पर्यवेक्षण होना चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों, ये यही क्वेश्चन बनेगा कि पंचायत समिति को इन्होंने कार्यकारी निकाय कहा, क्या कहा? कार्यकारी निकाय का। और जिला परिषद को दोस्तों सलाहकारी, जिला परिषद को क्या क्या कह रहे हैं दोस्तों? सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए, ये दोस्तों इन्होंने जिला परिषद को कहा। और पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय का। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिला अधिकारी होना चाहिए। तो जिला परिषद का अध्यक्ष दोस्तों जिला अधिकारी होना चाहिए, ये भी दोस्तों इनका कहना था, याद रखना दोस्तों, ठीक। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट समिति देखते हैं, अशोक मेहता समिति, ठीक है। कौन समिति दोस्तों? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति दोस्तों दिसंबर 1970 में जनता पार्टी सरकार ने अशोक मेहता जी की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। आपके लिए दोस्तों ये स्पेशल है, तो स्पेशल है दोस्तों, तो आपको ये दोनों याद रखने डेट है, कौन कौन सी। इसकी गठन कब हुआ था दोस्तों? आपको यह भी पता होना चाहिए, कब हुआ था? दिसंबर 1977 में। और रिपोर्ट कब आई थी? अगस्त 1978 में। ये दोस्तों दोनों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, यही नहीं कि 1970 याद कर लिया काम हो गया, ऐसा काम नहीं होने वाला दोस्तों, ठीक है। दिसंबर 1977 में इसका गठन किया गया और इसकी रिपोर्ट दोस्तों अगस्त 1978 में आई थी। और सरकार किसकी थी दोस्तों? ये भी याद रखना कि सरकार थी जनता पार्टी। किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की सरकार थी। और अध्यक्षता दोस्तों अशोक मेहता जी कर रहे थे। आइए दोस्तों, और इन्होंने क्या कहा, इनका कहना क्या था दोस्तों? इनका कहना था कि देश में पतनोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशें की। याद रखना दोस्तों, नोटेड पॉइंट है ये, आपको याद रखना है कि कितनी सिफारिशों की बात की थी इन्होंने। 132 सिफारिशों की बात की थी, ये दोस्तों याद रखना, ठीक है। 132 सिफारिशें। आइए दोस्तों कुछ सिफारिशें देखते हैं, क्या क्या है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को, इन्होंने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को दो स्तरीय में बदल देना चाहिए। अरे इनका कहना मतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज नहीं होना चाहिए, इनका कहना है कि दो स्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, ठीक है। होना चाहिए जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, और उससे नीचे मंडल पंचायत, इसमें 15 से 20 हजार की जनसंख्या गांव के समूह होने चाहिए। तो यानी कि ये दो स्तरीय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ये दो स्तरीय की बात कर रहे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। दूसरे बात इन्होंने किसकी किसकी बात की? इन्होंने ग्राम पंचायत को समाप्त कर दिया, इन्होंने ग्राम पंचायत को बिल्कुल किनारे कर दिया, ठीक है। जिला स्तर पर जिला परिषद की बात कर रहे हैं दोस्तों भाई, और मंडल पंचायत की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो इन्होंने कौन से दो सिफारिशें की थी? जिला परिषद और मंडल पंचायत, याद रखना दोस्तों, जिला परिषद और मंडल पंचायत, ठीक है। और मंडल पंचायत में किसकी बात कर रहे हैं कि 15,000 से लेके 20,000 जनसंख्या वाले गांव के समूह होने चाहिए। ये दोस्तों याद रखना, ये दोस्तों आपसे संख्या, ये दोस्तों आपको ना संख्या बूझी जाएगी कि कितने हजार और कितने हजार के बीच की बात की थी दोस्तों। 15,000 से लेके 20,000 जनसंख्या वाले गांव के समूह होने चाहिए, ये दोस्तों इन्होंने सिफारिश की थी। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राज्य स्तर के नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। ये दोस्तों किस पे फोकस कर रहे हैं? जिला पर। और क्या कर रहे हैं दोस्तों? राज्य स्तर से नीचे, राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। दोस्तों याद रखना ये पॉइंट से, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए दोस्तों, और क्या कह रहे हैं, जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए। जिला परिषद जो है वो दोस्तों कार्यकारी निकाय होना चाहिए। और दोस्तों कार्यकारी निकाय हमने पीछे जो बलवंत राय मेहता जी थी उसमें क्या बताया था? उसमें दोस्तों कार्यकारी निकाय उन्होंने पंचायत समिति को बताया था, मगर यहाँ पे दोस्तों जिला परिषद को ये कार्यकारी निकाय बता रहे हैं। दोस्तों याद रखना, इसी तरह से आपको याद रखना है, ठीक है।
और राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। राज्य स्तर को क्या किया है, और राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। दोस्तों याद रखना, इन्होंने सिफारिश की थी। अपने आर्थिक स्रोत के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कर लगाने की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए आर्थिक स्रोत के लिए। और देखिए दोस्तों, न्याय पंचायत, किसकी पंचायत, न्याय पंचायत को इस विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। दोस्तों याद रखना, किसकी बात कर रहे हैं, ये अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इनका निर्देशन किया जाना चाहिए। किसके द्वारा, योग्य न्यायाधीश के द्वारा। न्यायाधीश दोस्तों योग्य होते हैं, फिर भी इन्होंने कहा कि एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इसका निर्देशन होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ से क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। इन्होंने दोस्तों त्रिस्तरीय को बदल के दो स्तरीय की बात की। ठीक है, जिसमें जिला परिषद और मंडल पंचायत की बात की दोस्तों। ठीक है, जिला स्तर पर जिला परिषद और दोस्तों मंडल पंचायत की बात की। मंडल पंचायत में दोस्तों इन्होंने जनसंख्या डिसाइड की। ये आपको याद रखना है कि 15,000 से लेकर 20,000 के बीच वाले गाँव को समूह होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों इनका क्या पॉइंट था कि कार्यकारी निकाय इन्होंने जिला परिषद को बताया था। ये भी याद रखना, क्योंकि वहां पे दोस्तों समिति थी, वहां पे पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय बताया था बलवंत राय मेहता जी ने। अब देखिए दोस्तों, जीबी के राव समिति, कौन से दोस्तों, जीबी के राव समिति क्या कहती है दोस्तों, इनका कहना है कि ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में जीबी के राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे ना, तो आपको पता लग रहा होगा कौन सा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। देखिए दोस्तों कि ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया गया, तो जीबी के राव समिति का गठन किया। किसको, योजना आयोग द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा दोस्तों, योजना आयोग द्वारा 1985 में, याद रखना दोस्तों। और देखिए उन्होंने क्या है, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, इन्होंने बोला है कि पंचायती राज को बिना जड़ का घास कहा। दोस्तों ऐसी बात दोस्तों किसने की थी, आपको याद रखना है कि पंचायती राज को बिना जड़ की घास कहा, किसने कहा दोस्तों, तो जीबी के राव ने कहा है ना दोस्तों। और क्या कहा दोस्तों, पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने हेतु विभिन्न सिफारिशें की, जो कि बहुत हद तक अशोक मेहता की सिफारिशों के समान ही थी। ठीक है दोस्तों, जो सिफारिशें की बहुत अशोक मेहता जी की सिफारिशों से मेल खाती थी दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों जो इन्होंने सिफारिशें की थी वो अशोक मेहता जी की समिति से मेल खाती थी। जिला स्तरीय निकाय अर्थात जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो अशोक मेहता वाली बातें निकल के आ रही हैं दोस्तों। ठीक है, अब आइए दोस्तों नेक्स्ट समिति देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति एल एम सिंघवी समिति। दोस्तों कौन समिति, एल एम सिंघवी समिति कब आई थी, 1986 में आई थी। ये आपको याद होना चाहिए, 1986 में आई थी। राजीव गांधी सरकार ने लोकतांत्रिक व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसका नाम था एल एम सिंघवी समिति। उनकी निम्न सिफारिशें दोस्तों बाद में पढ़ेंगे। पहले दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन कितने बनेंगे यहाँ से। तो दोस्तों आपसे ये पूछा जाएगा, बताइए एल एम सिंघवी समिति कब आई थी, 1986 में आई थी। किस सरकार ने, किसकी सरकार में दोस्तों, तो आपको याद रखना दोस्तों, राजीव गांधी की सरकार में। यह दोस्तों याद रखना दोस्तों, किसकी सरकार में, राजीव गांधी की सरकार में। ठीक है, आपको ये याद रखना है दोस्तों। ठीक, और देखिए अब देखिए इनकी सिफारिशें क्या क्या थी। इन्होंने सबसे मुख्य बात पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप में मान्यता देने की बात कही थी। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने संवैधानिक मान्यता देने की बात की, तो एल एम सिंघवी समिति ने। कौन समिति ने, एल एम सिंघवी समिति ने। याद रखना दोस्तों, क्योंकि इसे अब तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिला हुआ था और इसने पंचायती राज विकास को नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संवैधानिक उपबंध बनाने की सलाह भी दी। दोस्तों याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की बात की। गांव के समूह के लिए दोस्तों न्याय पंचायत की स्थापना की बात की, याद रखना दोस्तों। और देखिए ग्राम पंचायतों को ज्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए गांव का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत को ज्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए गांव का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इसमें ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया। इससे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया। ये दोस्तों क्वेश्चन बनेगा, बताइए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति किसने बताया, बताइए दोस्तों। ग्राम पंचायतों को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति किसने बताया, तो दोस्तों याद रखना एल एम सिंघवी समिति ने। ये पॉइंट दोस्तों याद रखना, नोटेड पॉइंट है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया एल एम सिंघवी समिति ने। गांव की पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है। एल एम सिंघवी समिति कब आई थी, 1986 में आई थी, राजीव गांधी की सरकार में आई थी। ठीक है, संवैधानिक दर्जा की बात की थी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक है, और दोस्तों क्या है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति किसने बताया, पंचायतों को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया दोस्तों एल एम सिंघवी समिति ने। याद रखना दोस्तों। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट समिति पे चलते हैं।
देखिए दोस्तों, पीके थुंगन समिति, कौन सी समिति दोस्तों? पीके थुंगन समिति। दोस्तों बस ये समिति है ना, 2-4 समितियां हैं, आपको याद रख लेनी। उसके बाद में दोस्तों अभी और समितियां जो इंपॉर्टेंट समितियां हैं वो पढ़ाएंगे दोस्तों। देखना दोस्तों, क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। पीके थुंगन समिति दोस्तों कब आई थी? तो 1988 में आई थी। कब आई थी दोस्तों? 1988 में आई थी, याद रखना दोस्तों। संसद की सलाहकार समिति का एक उप समिति पीके थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के लिए उद्देश्य से गठित की गई। किस उद्देश्य से गठित की गई? राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के लिए कौन समिति आई थी? पीके थुंगन समिति आई थी। कब आई थी? 1988 में आई थी। समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिए। ठीक है, क्या क्या सुझाव दिए? आइए दोस्तों देखते हैं इनके सुझाव क्या क्या है। देखिए दोस्तों, इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता की बात की। दोस्तों ये पहले हो चुकी बात, ठीक है, तो इन्होंने भी वही बात दोहरा दी। इन्होंने गांव, प्रखंड और जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज को बनाने की बात की। दोस्तों ये भी बात हो चुकी, इन्होंने वही दोहरा दी। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए। ये दोस्तों याद रखना, किसकी धुरी होना चाहिए दोस्तों? जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए। ये बात किसने की दोस्तों? तो पीके थुंगन समिति ने की। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए और जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिले के कलेक्टर को बनाया जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। और क्या इन्होंने बोला? इन्होंने बोला कि पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। ये भी दोस्तों ना पुरानी पुरानी बातें हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने कि पीके थुंगन समिति कब आई थी? 1988 में आई थी। ठीक है, संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति के रूप में आई थी। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता पीके थुंगन जी ने की थी, जो कि दोस्तों राजनीतिक व प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के लिए आई थी। ठीक है, याद रखना। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे यही लगा यहाँ पे कि जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए। ये बात किसने की? पीके थुंगन जी ने की थी। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक और समिति है, उसके बाद में दोस्तों वो हम जो अलग समिति है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है दोस्तों, वहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। देखिए दोस्तों, बी एन गडगिल समिति, कौन से दोस्तों? बी एन गडगिल समिति। ये दोस्तों कब आई थी? ये भी दोस्तों 1988 में। थुंगन जी की समिति आई थी दोस्तों उसी वर्ष, ये भी आई थी 1988 में। बी एन गडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था। किस पार्टी ने किया था? कांग्रेस पार्टी ने किया था। इस समिति से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया था कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है। बताइए गडगिल जी। तो इन्होंने दोस्तों बताया, तो इन्होंने क्या बताया दोस्तों? इन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। दोस्तों वही पुरानी बात दोस्तों चेप दी इन्होंने। क्या बोला? कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना कि बी एन गडगिल समिति कब आई थी? 1988 में आई थी। कांग्रेस पार्टी ने गठन किया था। क्यों किया था? इन्होंने पूछा था बताइए पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावकारी कैसे बनाया जाना चाहिए, तो इन्होंने बोल दिया धीरे से कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों, अब बहुत इंपॉर्टेंट समितियां हैं दोस्तों, ये आपको याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित आना है दोस्तों। पंचायती राज संबंधी महत्वपूर्ण समितियां हैं कुछ दोस्तों, आपको डरना नहीं है दोस्तों, है ना, आपको प्यार से देखना क्योंकि ये दोस्तों आपके एग्जाम में आएंगी। अब यहाँ से दोस्तों ना बहुत इंपॉर्टेंट समितियां, अब आपको वो सब देखनी है क्योंकि दोस्तों पेपर का लेवल का कुछ नहीं पता आपसे ना दोस्तों। यहाँ से सने भी पूछी जा सकती हैं और विशेष कार्य भी पूछे जा सकते हैं। ये समितियां दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी। ट्रिपल का बच्चों के प्रति जो प्यार मोहब्बत है ना दोस्तों, उसको देखते हुए मैंने सोचा ये समितियां दोस्तों आपको याद होनी चाहिए हर हालत में। जिसने भी दोस्तों ना पैड में पढ़ा होगा उसको याद भी होंगी, ऐसी बात नहीं दोस्तों ये कुछ नहीं है, नहीं दोस्तों ये याद होंगी दोस्तों। पैड वाले बच्चों को ये सब याद होंगी दोस्तों, गारंटी देता हूँ इस बात की। तो दोस्तों आप क्यों पीछे हो दोस्तों, आप भी याद करिएगा। देखिए दोस्तों क्या है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी। कोई बात नहीं दोस्तों, ये आपको मालूम है कब आई थी? 1957 में आई थी। क्यों आई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए आई थी। ये दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कई बार। अब दोस्तों देखिए, बी आर राव समिति कब आई थी? 1960 में। याद रखना दोस्तों, बी आर राव समिति कब आई थी? 1960 में आई थी। ये सन भी याद रखनी है, 1960 में आई थी। क्यों आई थी? पंचायत संबंधी सांख्यिकी की तर्क संगता, बस दोस्तों यही पूछा जाएगी। बताइए पंचायत संबंधी सांख्यिकी की तर्क संगता विशेष कार्य किस समिति का था? तो आपको दोस्तों याद रखना है बी आर राव समिति का था दोस्तों, है ना, बी आर राव समिति का। सांख्यिकी की तर्क संगता याद रखना दोस्तों, सांख्यिकी की तर्क संगता। एक बार दोस्तों ना अभी हम आपको फिर रिवीजन करा देंगे, एक बार दोस्तों देखते हैं, फिर उसके बाद आपको रिवीजन कराएंगे और फिर उसके बाद दोस्तों आपका काम है क्या करना है क्या नहीं करना, आप देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, एस बी मिश्रा समिति, कौन सी दोस्त समिति? एस बी मिश्रा समिति। तो मिश्रा जी दोस्तों कब आए थे? मिश्रा जी दोस्तों आए थे 1961 में। कब? 1961 में। क्या कहते हैं मिश्रा जी? मिश्रा जी का विशेष कार्य था दोस्तों पंचायत एवं सहकारिता का अध्ययन दल
किसका अध्ययन दल दोस्तों? पंचायत एवं सहकारिता का अध्ययन दल। ये दोस्तों कौन बात कर रहे हैं दोस्तों? ये मिश्रा जी कह रहे हैं। मिश्रा जी क्या कह रहे हैं कि पंचायत एवं सहकारिता का अध्ययन दल, ये दोस्तों विशेष कार्य मिश्रा जी का था। कब था दोस्तों? 1961 में था। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट देखते हैं। बी ईश्वरन समिति, ऐश्वरन समिति भी दोस्तों 1961 में। इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि पंचायती राज प्रशासन का अध्ययन दल। यहाँ पे दोस्तों किसकी बात की? यहाँ पे दोस्तों प्रशासन का अध्ययन दल। वहां पे क्या थी? वहां पे सहकारिता का अध्ययन दल। दोस्तों बस यही फर्क है दोस्तों, और उसको याद रखना है आपको। मिश्रा जी कहते हैं कि सहकारिता का अध्ययन दल और ईश्वरन जी कहते हैं कि प्रशासन का अध्ययन दल। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं? राजगोपाल। राजगोपाल क्या कहते हैं? राजगोपाल दोस्तों 1962 में आए थे। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि न्याय पंचायत के गठन का अध्ययन दल। इन्होंने दोस्तों किसका अध्ययन दल की बात कर रहे हैं? ये दोस्तों न्याय पंचायत की बात कर रहे हैं। न्याय पंचायत के गठन के अध्ययन दल की दोस्तों बात कौन कर रहे हैं? कौन दोस्तों कर रहे हैं? राजगोपाल जी 1962 में कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखना दोस्तों। आर दिवाकर समिति, और ये किसकी समिति की बात? आर दिवाकर समिति। आर मूवी की बात नहीं दोस्तों हो रही, आर दिवाकर समिति की बात हो रही। ये दोस्तों 1963 में आई थी। कब आई थी? 1963 में। इनका क्या कहना था? इनका विशेष कार्य था दोस्तों ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा की जाए। किसकी समीक्षा की जाए? ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा की जाए। याद रखना दोस्तों कि ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा के बाद एक और समिति 1963 में आई थी। कौन सी? एम रामकृष्णैया दोस्तों। कब आई थी? ये 1963 में आई थी दोस्तों। इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि पंचायती राज संस्थाओं का आय व्यय गणना का अध्ययन दल। दोस्तों ये बात कर रहे हैं आय व्यय की। किसकी दोस्तों? आय व्यय की गणना का अध्ययन दल। कब दोस्तों? 1963 में। याद रखना दोस्तों, ठीक है। रामकृष्ण जी दोस्तों क्या कहते हैं? रामकृष्ण जी दोस्तों कहते हैं कि 1963 में पंचायती राज संस्थाओं की आय व्यय की गणना का अध्ययन दल। दोस्तों याद रखना, और रामकृष्ण दोनों जी दोस्तों मिलके कह रहे हैं दोस्तों, तो आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों और देखते हैं। के संतानम समिति। कौन सी समिति की बात हो रही दोस्तों? के संतानम। किसकी दोस्तों बात हो रही? के संतानम समिति। कब आई थी? 1963 में आई थी। और इन्होंने दोस्तों 1965 में एक दूसरी बात कही थी, वो भी याद रखनी है। तो के संतानम समिति आई थी दोस्तों 1963 में। क्या कह रहे हैं ये दोस्तों? ये कह रहे हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय प्रबंध एवं स्थिति की समीक्षा। किसकी समीक्षा दोस्तों? वित्तीय प्रबंध एवं स्थिति की समीक्षा पंचायती राज संस्थाओं को। ठीक है, इनका दोस्तों विशेष कार्य ये था। और दोस्तों फिर इन्होंने 65 में अपनी बात को क्या दोहराया? इन्होंने 65 में कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की रूपरेखा संबंधी अध्ययन। तो 65 में इनके सुर बदले दोस्तों। फिर ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की रूपरेखा संबंधी अध्ययन दल। दोस्तों 1963 में इन्होंने दोस्तों कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय प्रबंध एवं स्थिति की समीक्षा, और 1965 में इन्होंने ही कहा दोस्तों कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की रूपरेखा संबंधी अध्ययन। दोस्तों आइए दोस्तों अब देखते हैं आर के खन्ना। कौन से खन्ना दोस्तों? आर के खन्ना भी दोस्तों 1965 में ही बात कर रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लेखा एवं अंकेक्षण की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो बताइए दोस्तों लेखा एवं अंकेक्षण की बात किसने की थी? तो आर के खन्ना ने की थी। कब की थी? 1965 में की थी दोस्तों आप सोचो ये कैसे याद होंगी? आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सब में डिफरेंस है। ऐसी बात नहीं है कि सब मिलती जुलती हैं, ऐसी बात नहीं। सबका विशेष कार्य दोस्तों कुछ ना कुछ अलग है। तो दोस्तों बस वही पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, और मैं उन्हीं पे जोर भी दे रहा हूँ, आपको याद भी रखने हैं। एक बार होगा तो मैं आपको रिवीजन भी करा दूंगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं जी रामचंद्रन समिति। कौन दोस्तों? ऊपर थी दोस्तों रामकृष्ण है, और यहाँ पे दोस्तों जी रामचंद्रन समिति। ये दोस्तों कब आई? 1966 में आई। कब आई दोस्तों? 1966 में आई थी। इन्होंने क्या दोस्तों की पंचायतों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की आवश्यकता पर अध्ययन। तो इनका विशेष कार्य क्या था दोस्तों? की पंचायतों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की आवश्यकता पर अध्ययन। ठीक है, 1966 में। एक बार फिर देखिए दोस्तों, मैं आपको रिवीजन कराता हूँ जल्दी जल्दी, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक, क्या है दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति आपको याद होगी दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा। और दोस्तों बी आर राव समिति दोस्तों 1960 में। ठीक है, पंचायत संबंधी सांख्यिकी की तर्क संगतता, याद रखना। ठीक है, एस बी मिश्रा दोस्तों 1961 में। ये दोस्तों पंचायत एवं सहकारिता अध्ययन की बात कर रहे हैं। वहीं दोस्तों बी ईश्वरन दोस्तों 1961 में ही पंचायत राज प्रशासन का अध्ययन। यहाँ पे दोस्तों प्रशासन है, ऊपर दोस्तों सहकारिता था। और देखिए दोस्तों जी आर राजगोपाल 1962 में क्या कहते हैं कि न्याय पंचायत के गठन की बात की दोस्तों उन्होंने। ठीक है, आर दिवाकर दोस्तों 1963 में क्या कहते हैं? ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा की बात कर रहे हैं दोस्तों। एम रामकृष्णैया दोस्तों ये क्या कहते हैं? 1963 में दोस्तों इन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं की आय व्यय की गणना का अध्ययन दल। याद रखना दोस्तों। फिर दोस्तों देखिए के संतानम समिति 1963 में। इनका कार्य क्या था दोस्तों? इनका कार्य था कि पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय प्रबंध एवं स्थिति की समीक्षा। दोस्तों याद रखना। और देखिए दोस्तों फिर के संतानम 1965 में इन्होंने दोबारा क्या बोला? इन्होंने बोला है कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की रूपरेखा संबंधी अध्ययन। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की रूपरेखा संबंधी अध्ययन।
और देखिए दोस्तों आर के खन्ना क्या कहते हैं, 1965 में आर के खन्ना कहते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के लेखा एवं अंकेक्षण की बात की दोस्तों आर के खन्ना ने 1965 में। जी रामचंद्रन समिति दोस्तों क्या कहती है 1966 में, पंचायतों के लिए दोस्तों प्रशिक्षण केंद्रों की आवश्यकता पर अध्ययन दोस्तों। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए दोस्तों बी रामनाथन समिति, कौन दोस्तों, बी रामनाथन समिति क्या कहती है दोस्तों, बी रामनाथन समिति कह रही है 1969 में कि भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन में सामुदायिक विकास अभिकरण एवं पंचायती राज संस्थाओं की संलिप्तता एवं भूमिका। तो फिर देखिए बी रामनाथन 1969 में कह रहे हैं कि भूमि सुधार उपायों के क्रियान्वयन में सामुदायिक विकास अभिकरण एवं पंचायती राज संस्थाओं की संलिप्तता एवं भूमिका। याद रखना दोस्तों, ये बात की दोस्तों बी रामनाथन ने। रामकृष्ण जी दोस्तों दोबारा आए, दोबारा क्या कह रहे हैं दोस्तों 1972 में इन्होंने दोस्तों दोबारा क्या कहा, इन्होंने कहा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज को प्रमुख उद्देश्य के रूप में रखना दोस्तों। तो दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में कहा दोस्तों, इन्होंने कहा 5वीं पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज को प्रमुख उद्देश्य के रूप में रखना। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए श्रीमती दया चौबे समिति, कौन से चौबे की बात की जा रही दोस्तों, श्रीमती दया चौबे समिति की बात की जा रही। 1976 में आई थी दोस्तों, कब आई थी 1976 में आई थी। क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, ये कह रहे हैं कि सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज की समीक्षा, सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज की समीक्षा इनका दोस्तों ये कार्य था। कौन सी समिति का दोस्तों, तो श्रीमती दया चौबे समिति 1976 में दोस्तों, याद रखना। और देखिए दोस्तों अशोक मेहता समिति दोस्तों 1970 में आई थी, आपको पता ही है दोस्तों। पर इनका कहना क्या था दोस्तों, आपको मालूम तो है, मगर इनका कहना क्या था, इनका कार्य क्या था दोस्तों, पंचायती राज्य के मूल एवं प्रशासनिक ढांचे संबंधी तत्व। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक ढांचे संबंधी तत्व। और देखिए दोस्तों दंतेवाला समिति, कौन से वाला दोस्तों, दंतेवाला समिति 1978 में आई थी दोस्तों, याद रखना 1978 में आई थी। खंड स्तर पर योजना स्वरूप दिया इन्होंने, इनका दोस्तों कार्य था दोस्तों खंड स्तर पर योजना स्वरूप। तो दोस्तों किस समिति का कार्य था दोस्तों, याद रखना दंतेवाला समिति 1978 में। दंतेवाला समिति 1978 में दोस्तों खंड स्तर पर योजना स्वरूप दोस्तों, किसकी बात थी दोस्तों, दंतेवाला 1978, याद रखिए। अब देखिए दोस्तों बहुत अच्छी समिति हनुमंत राय समिति दोस्तों, हनुमंत राय समिति कब आई थी दोस्तों, ये आई थी 1984 में। कब आई थी दोस्तों, 1984 में। आपको दोस्तों याद रखनी है कि हनुमंत राय समिति कब आई थी, 1984 में आई थी। जिला स्तरीय योजना का स्वरूप, कौन से दोस्तों, जिला स्तरीय योजना का स्वरूप। ऊपर देखिए दोस्तों खंड स्तर पर योजना स्वरूप दोस्तों दंतेवाला समिति थी, और वहीं दोस्तों जिला स्तरीय योजना का स्वरूप दोस्तों तो हनुमंत राय समिति थी दोस्तों, याद रखना है। कौन समिति थी दोस्तों, हनुमंत राय समिति थी। खंड स्तर पर दंतेवाला, जिला स्तर पर हनुमंत राय, याद रखना। तो लास्ट 3 समितियां देखते हैं। देखिए दोस्तों जीबी के राव, आपको पता ही है 85 में आई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, मजा भी आ गया होगा ये सुन के नाम, क्योंकि ये तो आपको याद है ना, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। जो याद नहीं थी है ना दोस्तों, वो मूड खराब कर रही होंगी, मगर आपको याद करनी पड़ेगी, कुछ भी खराब हो कोई दिक्कत नहीं, आपको याद करनी है बस। देखिए दोस्तों जीबी के राव समिति 1985 में, कब दोस्तों 1985 में। कब आई थी दोस्तों, ग्रामीण विकास के लिए प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम। दोस्तों इन्होंने बात की थी कि ग्रामीण विकास के लिए प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट 1986 में दोस्तों एलएम सिंघवी समिति आई थी, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्शक्तिकरण दोस्तों, ठीक है, याद रखना, ठीक है 1986 में। दोस्तों 1988 में पीके सुंगम समिति के स्थानीय निकायों की संवैधानिक मान्यता की अनुशंसा की दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको याद होंगी। तो दोस्तों आपको याद कौन कौन सी रखनी है, बस दोस्तों यही याद रखनी है, ठीक है, ये याद रखनी है और ये याद रखनी है। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट से समितियां हैं दोस्तों, आपको ये सब याद रखनी है। और पेपर दोस्तों बनेगा तो दोस्तों थोड़ा लेवल अप डाउन हुआ दोस्तों, तो आपको यहीं से समितियां देखने को मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध में थोड़ा पॉइंट्स और रह गए दोस्तों, वो दोस्तों हम अगले वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे दोस्तों, ठीक है। 3 वीडियो में पूरा चैप्टर आपका खत्म, ठीक। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।